लेट्स कंटिन्यू आवर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट प्लस 2 रूल करे थे, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 10, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बाय कवरिंग ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। हमने सीखा था रूल 3 में कि अगर वैल्यू हम रूल 3 के अकॉर्डिंगली नहीं कर पा रहे किसी भी रीजंस की वजह से, या रूल 12 की वजह से रूल 3 की वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, तो वी विल फॉलो रूल 4 टू रूल 9 इन अ सीक्वेंशियल मैनर। यानी कि पहले रूल 4 देखेंगे, फिर 5 पे शिफ्ट होंगे, 5 पे भी वैल्यू नहीं पता चल रही, फिर 6 7 8 9 ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद रूल 4 एंड रूल 5। ये दोनों रूल्स बात करते हैं आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड्स के बारे में। अब आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स होते क्या है, क्या इनकी डेफिनेशन है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी बस हमें एक कॉमन सेंस मानते हैं कि गुड्स आइडेंटिकल या सिमिलर है, जो हमारे इंग्लिश की डिक्शनरी की मीनिंग है आइडेंटिकल सिमिलर का, वो लेके चलते हैं। ठीक है, इसकी टेक्निकलिटीज क्या डेफिनेशन है बाद में देखेंगे। पहले हम रीड करेंगे कि एज पर रूल 4 या रूल 5 वैल्यूएशन किस तरीके से करें। ऑफ कोर्स पहले हम रूल 4 को फॉलो करेंगे, रूल 4 फेल हो जाता है तो रूल 5 पे जाएंगे, बट दोनों के लिए वैल्यूएशन का तरीका एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो लेट्स सी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 3, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, शैल बी दिस फॉलोइंग मैनर। लेट्स से हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक वॉशिंग मशीन, एलजी कंपनी की एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो कहता है कि अगर रूल 3 में वैल्यूएशन नहीं में हो पा रही और जो इंपोर्टेड गुड है एलजी की वॉशिंग मशीन, उसकी हम वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, तो कैसे होगी। इट शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहां पे भी ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं, बट नॉट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, इधर कह रहे हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स विच इज सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। यानी कि ऐसा गुड, ऐसा आइडेंटिकल गुड्स जो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू ले लो। लेट से एलजी की जगह यूएसए से सामान आ रहा है इंडिया, एलजी की वॉशिंग मशीन की जगह सैमसंग की वॉशिंग मशीन आ रही है, वो एक तरीके से आइडेंटिकल है, एलजी नहीं तो सैमसंग ले लो। ठीक है, आइडेंटिकल की जगह साथ ही हम यहाँ पे स्लैश करके लिख देंगे सिमिलर गुड्स। यानी कि जो इंपोर्टेड गुड्स की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एज पर रूल 4 या फिर सिमिलर गुड्स एज पर रूल 5 सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, imported at or about the same time as the goods being valued। यानी कि जब ये वाले गुड्स इंपोर्ट हुए, जो हमारा मेन गुड है जिसकी हम वैल्यू करना चाह रहे हैं, उसी के आसपास ही ये आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स भी इंपोर्ट हुए, इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम। ठीक है, सोल्ड एट द सेम कमर्शियल लेवल एंड सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी। यानी कि जितनी वॉशिंग मशीन, अगर 1000 वॉशिंग मशीन हमने इंपोर्ट करी है, तो इसकी जो आइडेंटिकल वॉशिंग मशीन है, जो सैमसंग कंपनी की है या एलजी का ही कोई और मॉडल है, आइडेंटिकल हो गया, सिमिलर हो गया, सेम कमर्शियल लेवल, यानी 1000 है तो यहाँ पे भी लेट से 990 क्वांटिटी आई है, या 1000 की जगह 1100 आई है। ठीक है, तो इट शैल बी द सेम कमर्शियल लेवल एंड द सेम क्वांटिटी। और अगर बाय चांस सेम नहीं मिल पा रहा, इफ सोल्ड एट अ डिफरेंट कमर्शियल लेवल क्वांटिटी, देन एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर द डिफरेंस। अब 1000 नहीं मिल रही, हमने 1000 मंगाई है, बट बाकी लोग इसकी 10,000 क्वांटिटी मंगाते हैं, तो सिमिलर बेसिस पे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें इसमें, बट हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं फॉर आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड्स। ठीक है, एडजस्टमेंट टू बी मेड ऑन द अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हो सकता है कि हमने वॉशिंग मशीन मंगाई है बाय एयर, बट एलजी की सिमिलर या सैमसंग की सिमिलर या आइडेंटिकल गुड्स वो आ रहे हैं बाय वेसल। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है उसकी एडजस्टमेंट। देन इन केस ऑफ मोर देन वन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इज अवेलेबल, लोएस्ट वैल्यू टू बी कंसिडर्ड। सबसे पहले तो जहां पे आइडेंटिकल गुड्स लिखा है, इसी के साथ ही स्लैश करके कर दो सिमिलर गुड्स। अब ये कह रहे हैं इन केस मोर देन वन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स इज अवेलेबल, लोएस्ट वैल्यू टू बी कंसिडर्ड। देखो, हमने मंगाई है एलजी की वॉशिंग मशीन,
इसके बदले में हमारे पास एक LG की वॉशिंग मशीन भी अवेलेबल है, एक सैमसंग की भी अवेलेबल है। LG की वॉशिंग मशीन की वैल्यू है लेट्स से 10,000 रुपीज़ पर वॉशिंग मशीन, सैमसंग की है 11,000। तो ये कह रहा है कि जिसकी कम है, एक से ज़्यादा अवेलेबल है ना ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिसकी कम है वो ले लो, तो 10,000 रुपये हम लेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू। बस इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि किस तरीके से हम इसको वैल्यू करेंगे। मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर रूल 3 की ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं मिल पा रही तो आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स की ट्रांजेक्शन वैल्यू हम ले सकते हैं, जो सेम टाइम पे एट और अबाउट द सेम टाइम, एट और अबाउट यानी कि 1-2 महीने आगे पीछे भी चलेगा, सेम टाइम होना चाहिए। ठीक है, सेम कमर्शियल लेवल होना चाहिए, सेम क्वांटिटी बट डिफरेंस एडजस्टमेंट हो सकती है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अगर रूल 4 और 5 का क्वेश्चन आता है इस प्रोसेस से। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं रूल 4-5 पे, बाकी अगर होंगे तो हम इसे देख लेंगे। ठीक है, बट अब मेन चीज़ आती है व्हाट आर आइडेंटिकल एंड व्हाट आर सिमिलर गुड्स, और इसी की डेफिनेशन हमें यहाँ पे समझनी है। चलिए लेट्स सी, आइडेंटिकल गुड्स क्या होते हैं। आइडेंटिकल गुड्स आर इंपोर्टेड गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो बिल्कुल सेम है। हमने क्या इंपोर्ट करा था, एक LG की वॉशिंग मशीन, उसके लिए आइडेंटिकल गुड्स क्या होगा, ऐसे गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पे एक ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो ये फुली ऑटोमेटिक ही होनी चाहिए आइडेंटिकल, ऐसा नहीं कि ये फुली है वो ये सेमी ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो हमने इंपोर्ट करी है वो टॉप लोड हो और जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं आइडेंटिकल गुड्स वो हो जाए फ्रंट लोड। ठीक है, तो सेम करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी सेम होनी चाहिए, रेपुटेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, यानी कि जो ब्रांड की रेपुटेशन है LG सैमसंग इज सेम रेपुटेशन। ठीक है, तो इट शुड बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि कोई भी बस 19-20 का फर्क हो, ज्यादा फर्क ना हो। यही यहाँ पे बोला गया है, एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंस इन अपीयरेंस दैट डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि दिखने में बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि हमने जो मंगाई वो वाइट कलर की है, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो ब्लैक कलर की है या रेड कलर की है या किसी और कलर की है, दिखने में चेंज हो सकती है, बट और उस चेंजेस की वजह से वैल्यू में कुछ खास फर्क नहीं आना चाहिए। हो सकता है कलर का रेट हो 500-1000 रुपये का डिफरेंस होता है कलर में, नो डाउट, बट ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, माइनर डिफरेंस चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने जो वॉशिंग मशीन मंगाई वो है प्लास्टिक बॉडी की, प्लास्टिक की सस्ती होगी, और जिससे हम आइडेंटिकल कंपेयर कर रहे हैं जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो है स्टील बॉडी, अब वो स्टील वाली ऑफकोर्स महंगी होगी। तो चीज़ें सेम होनी चाहिए, इट शुड बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी एंड रेपुटेशन, एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंस इन अपीयरेंस दैट डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये तो हो गया आइडेंटिकल गुड्स एज पर रूल 4 जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों, क्योंकि रूल 3 में हमने सीखा था सीक्वेंशली चलना है। फिर आते हैं सिमिलर गुड्स। ये क्या होते हैं, इंपोर्टेड गुड्स विच ऑल्दो नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरीके से वो सेम नहीं है, हर रिस्पेक्ट में सेम नहीं है, हैव लाइक करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते लाइक है, लाइक कॉम्पोनेंट मटीरियल्स विच इनेबल देम टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। अब सिमिलर गुड्स में आ सकते हैं कि हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो प्लास्टिक बॉडी है और सिमिलर गुड है स्टील बॉडी का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चलेगी, रीजन मीन दोनों ही मशीन का काम सेम है, सेम फंक्शन दे रहे हैं। आइडेंटिकल में ये वाला डिफरेंस नहीं चलेगा बट सिमिलर में चलेगा, है तो दोनों वॉशिंग मशीन। ठीक है, फ्रंट लोड टॉप लोड का डिफरेंस आ सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होगी, बट कंपोनेंट का मटेरियल यानी कि जो उसकी अंदर का फंक्शन है वो सेम है। एंड टू बी कमर्शियली इंटरचेंजेबल विद द गुड्स बीइंग वैल्यूड हैविंग रिगार्ड टू द क्वालिटी रेपुटेशन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क, यानी कि दोनों मशीन जो हमने इंपोर्ट करी और जिससे हम सिमिलर गुड्स है दोनों के बीच में इंटरचेंजेबल है, ये नहीं तो वो चल सकता है काम। ठीक है, ये तो थी अपनी सिमिलर गुड्स और आइडेंटिकल गुड्स का मेन डिफरेंस है, मेन मीनिंग। अब कुछ कॉमन बातें हैं दोनों के लिए। कहता है both identical and similar goods should be produced in the country in which the goods valued were produced। हमने जो वॉशिंग मशीन मंगाई थी LG की वो USA में बनी थी। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो LG के हो, सैमसंग के हो, BPL के हो, किसी भी कंपनी के हो, वो भी USA
मेड होने चाहिए, मेड इन चाइना नहीं होने चाहिए, या मेड इन अदर कंट्री नहीं होने चाहिए, मेड इन इंडिया भी नहीं होने चाहिए। इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री इन विच द गुड्स वैल्यूड, जिनकी हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वहां पे जो बने हो उसी कंट्री में बने हो, ठीक है। देन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स, यानी कि जिसने ये वाला हमारा गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं एलजी की वॉशिंग मशीन, जिसने ये गुड्स मैन्युफैक्चर करे उसी पर्सन ने आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर करे हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एलजी का गुड्स तो एलजी की फैक्ट्री बनाएगी, हम सैमसंग भी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, सैमसंग का गुड्स तो सैमसंग की फैक्ट्री बनाएगी। तो इसी के लिए यहाँ पे आगे बोला गया है वेयर नो सच गुड्स आर अवेलेबल, अगर ऐसे गुड्स नहीं है, एलजी के बदले एलजी की गुड्स नहीं अवेलेबल, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन कैन आल्सो बी कंसिडर्ड, यानी कि देश नहीं बदल सकता, बंदा बदल सकता है, इंसान बदल सकता है, बट देश नहीं बदल सकता। सो कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुड बी सेम, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट पर्सन हु मैन्युफैक्चर्ड, फर्स्ट प्रेफरेंस है जिसने बनाई, एलजी की है तो एलजी से कंपेयर करो, नहीं मिल पा रही या सिमिलर आइडेंटिकल नहीं है बट सेम कंट्री के नहीं है, तो डिफरेंट पर्सन का भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ दीज शेल नॉट इंक्लूड, बट शेल नॉट इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स where engineering development work or art work or design work or plan or sketch undertaken in India on these imported goods were completed by the buyer free of charge or at a reduced cost for use in connection with the production and sale for export of these imported goods. क्या कहना चाह रहा है ये एक नोट, लेट्स सी। देखो ये कह रहा है इम्पोर्ट क्या कहते हैं आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स में ऐसे गुड्स नहीं आने चाहिए जिन गुड्स पे इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट वर्क या आर्ट डिजाइन प्लान और स्केच, यानी कि एक तरीके से इंटेलेक्चुअल वर्क कह रहे हैं, इंडिया में हुआ है और वो काम बायर ने करा है। इंडिया में हुआ तो कोई बात नहीं, बट बायर ने यानी कि जो इंपोर्टर है उसी ने करा है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज या कम पैसों में, कॉस्ट टू कॉस्ट भी करा हो तो चल जाता। अगर 1000 रुपए की कॉस्ट आई और 1000 रुपए में ही इसने बेच दिया उसको तो चल जाएगा, बट अगर उसका काम इंडिया में हुआ, उसका पैसा फ्री ऑफ चार्ज करा बायर ने, काम अंडरटेकन बाय बायर फ्री ऑफ चार्ज और रिड्यूस कॉस्ट, तो वो आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स कंसिडर नहीं करेंगे, इवन इफ दे आर प्रोड्यूस्ड इन यूएसए बाय द सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन, वो आइडेंटिकल और सिमिलर नहीं माने जाएंगे। बस इतना सा ये रूल है, रूल 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। अब इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सी चीज समझने के लिए, बाकी आई नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। देखो यूएसए से इंडिया में गुड्स मंगाए, क्या है, एलजी की वॉशिंग मशीन स्टील बॉडी वाली, जो हम गुड्स को वैल्यू करना चाह रहे हैं, और इस गुड्स की वैल्यू एज पर रूल 3 नहीं निकल पा रही या रिजेक्ट हो गई कोई भी रीजन, तो हमें आना पड़ेगा रूल 4 और रूल 5, दैट इज आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स। रूल 4 है आइडेंटिकल, रूल 5 है सिमिलर। ये चीज याद रखना, कंफ्यूजन हो जाती है कौन आइडेंटिकल कौन सिमिलर, तो अगर कंफ्यूजन नहीं रखनी तो याद करना, याद भी नहीं हो पा रहा तो ऐसा करना, ABCD में आई पहले आता है एस बाद में आता है, बोल के देख लो A to Z, आई पहले आता है एस बाद में आता है, ठीक है। तो देखो अब इस वॉशिंग मशीन की वैल्यू नहीं निकल पा रही, तो हमारे पास 4 डिफरेंट वॉशिंग मशीन्स है, लेट से ये आइडेंटिकल या सिमिलर की कैटेगरी में आती है कि नहीं। सबसे पहली मशीन है, सेम पर्सन ने बनाई है एलजी, सेम कंट्री यूएसए जहां से हमने मंगाई है, ये वाली भी हमने यूएसए से मंगाई है, ठीक है। इसकी प्लास्टिक बॉडी है, हमारी वाली की स्टील बॉडी है, तो क्या ये मशीन मानी जाएगी आइडेंटिकल या सिमिलर? देखो आइडेंटिकल तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आइडेंटिकल में हमने देखा था सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्वालिटी यहाँ पे सेम नहीं आ रही, बट दिस कैन बी अ सिमिलर गुड, सिमिलर में तो ये आ ही जाएगी क्योंकि वॉशिंग मशीन है, सेम फंक्शन कर रही है, ठीक है। फिर सेकंड है एलजी की मशीन, ठीक है, जापान में बनी है, यूएसए में नहीं बनी, जापान में बनी है और स्टील बॉडी की है। तो अगर हम एक कॉमन सेंस देखें आइडेंटिकल और सिमिलर, तो है तो ये गुड्स आइडेंटिकल और सिमिलर है, हमारे पास भी एलजी की स्टील की मशीन है, ये भी एलजी की स्टील मशीन है, बट बनी जापान में। तो वैसे तो ये आइडेंटिकल सिमिलर है फॉर अ कॉमन पर्सन, बट वी आर सीए स्टूडेंट्स, वी आर सीए, ठीक है। तो दिस इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज अ आइडेंटिकल और सिमिलर फॉर कस्टम पर्पस, और कस्टम्स एक्ट में इसको नहीं माना जाएगा, चाहे वो आइडेंटिकल या सिमिलर,
इसको इग्नोर कर देंगे, भले ही हमारे पास और कुछ नहीं है बट इसको इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री एंड देश नहीं बदल सकता, इंसान बदल सकता है। चलिए थर्ड पॉइंट कहता है सैमसंग की मशीन है, यूएसए में बनी है, स्टील बॉडी है, तो सिमिलर गुड्स है, आइडेंटिकल भी है, कुछ भी हो सकता है। एलजी की मशीन यूएसए में, स्टील बॉडी है, डिफरेंट कलर की है, कलर से क्या लेना देना, अपीयरेंस चेंज हो सकती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सेप्ट फॉर माइनर अपीयरेंस, तो दिस इज प्योरली एन आइडेंटिकल गुड। ये तो सिमिलर भी नहीं, ये तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल और सिमिलर में बहुत ही बारीक डिफरेंस है, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस है, आइडेंटिकल कहते हैं बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल क्वालिटी भी, रेपुटेशन भी, कुछ माइनर डिफरेंस चलेंगे। सिमिलर गुड्स कहते हैं डिफरेंसेस चलेंगे लाइक करेक्टरिस्टिक्स हो, लाइक कंपोनेंट मटेरियल विच इनेबल देम टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, उसके अंदर जो कंपोनेंट मशीनरी डली है या कुछ भी चीज डली है सेम फंक्शन दे रही है जो जिसको हम वैल्यू कर रहे हैं, एग्जैक्टली रेप्लिका सेम, और कमर्शियली इंटरचेंजेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे एलजी की हो सैमसंग की हो, इंटरचेंजेबल है, कपड़े धोने हैं। चलिए बस दिस वाज अवर रूल 4 एंड 5, आई होप ये अच्छे से समझ आया हुआ है। कोई भी अगर डाउट है डू लेट मी नो, अगर कोई कमी रह गई हो बताने में, कुछ चीज समझ नहीं आई तो लेट मी नो। चलिए आगे चलते हैं। बस अब ना चैप्टर बहुत इजी है, कुछ रूल्स है जिसको बस पढ़ना है, नाम के लिए पढ़ना है, बाकी बस मेन क्वेश्चन है जिसपे हम टाइम लगाएंगे। फिर आता है रूल 4 एंड 5 के बाद रूल 6। What does it say? If the value of imported goods cannot be determined as per rule 3 या फिर rule 5 4 या फिर rule 5, the value shall be determined। कह रहा है 3 4 5 तीनों में नहीं काम बन पा रहा, ना ही हम 3 की ट्रांजेक्शन वैल्यू ले पा रहे हैं, ना ही 4 का आइडेंटिकल वैल्यू ले पा रहे हैं, ना ही 5 में हमें हमारे पास कोई सिमिलर आइटम है, तो क्या करें। तो कहता है द वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज पर रूल 7 और रूल 8 इफ द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 7। तो कह रहा है पहले 7 देख लो फिर 8 देख लो, ये तो हमने सीखा था सीक्वेंशली चलना, 4 5 में नहीं मिला तो 6 6 तो कोई वैल्यू बताता नहीं तरीका, सीधा कहते हैं 7 8 देख लो भाई, मेरी तरफ मत आओ। ओके फिर कहते हैं एक ये चीज नोट एमसीक्यू के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हाईलाइटेड वन। अभी तक हमने क्या सीखा था कि पहले रूल 3 पे वैल्यू ढूंढो, नहीं मिल रही तो 4, नहीं मिल रही तो 5, नहीं मिल रही तो 6। 6 ने कहा कि 7 8 से पूछ लो भाई मुझे नहीं पता, तो उसने कहा 7, उसने कहा 8, फिर हमने सीखा 9, हम सीक्वेंशली फॉलो कर रहे हैं। बट पता है रूल 6 एक चीज कहता है कि अगर मतलब ये तो कहते ही है 3 4 5 में नहीं मिल रही तो 7 8 ले लो, वो कहता है फर्स्ट प्रेफरेंस अगर इंपोर्टर चाहे तो 8 को दे सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस, कि वो 8 को पहले फॉलो कर ले और नहीं 8 पे नहीं मिल रही फिर 7 पे आ जाए, रिवर्स कर सकते हैं सीक्वेंस। यही पे यहाँ पे ये चीज लिखी है प्रोवाइडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, इंपोर्टर की मर्जी है, यहाँ पे कोई मना नहीं कर सकता, एंड विद द अप्रूवल ऑफ पीओ, प्रॉपर ऑफिसर अप्रूवल दे ही देता है, मेन है मर्जी इंपोर्टर की। द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल 7 एंड 8 शैल बी रिवर्स, यानी कि पहले 8 को फॉलो कर लो फिर 7 को कर लो। चलिए अब देखते हैं 7 8 कहता क्या है। रूल 7 का नाम है डिडक्टिव वैल्यू। अब ये क्या नई आइटम है डिडक्टिव वैल्यू, अभी तक हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू देखी, टैरिफ वैल्यू देखी, अब आया है डिडक्टिव वैल्यू जो रूल 7 डील करता है। देखो पहले रीड करने से पहले एक ओवरव्यू लेते हैं डिडक्टिव वैल्यू क्या कहना चाह रहे हैं। हमने जो गुड्स इंपोर्ट करे, क्या इंपोर्ट करें, हम वही लेते हैं, वॉशिंग मशीन इंपोर्ट करी एलजी की, जिसकी वैल्यू 3 4 5 में नहीं हो पा रही, तो कह रहे डिडक्टिव वैल्यू ले लो। तो ये रूल कहता है जब इंडिया में ये इंपोर्ट करी गई वॉशिंग मशीन, जो इंपोर्टर है जो बायर है इंडिया में, वो आगे इसको सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा लेट से इसको 50,000 रुपीज में। अब इसने खरीदी कितने में वो नहीं मिल पा रहा, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है इज जस्ट द परचेज प्राइस, बाइंग प्राइस, वो रिजेक्ट हो गई रूल 3 में। आइडेंटिकल सिमिलर की वैल्यू अवेलेबल नहीं है कि रूल 4 और 5 अप्लाई कर सके, बट हमें पता है या जब भी ये इसको बेचेगा सेल करेगा 50,000 में, सो दिस रूल सेज इस 50,000 की जो सेल प्राइस है इसमें से कुछ डिडक्शन कर दो तो हमें बाइंग प्राइस मिल जाएगा। होता क्या है, परचेज प्राइस दैट इज हम कह लो इसको बाइंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है।
तो ये कहता है अगर सेल है, इसमें से प्रॉफिट अगर माइनस कर दें तो हमारे पास बाइंग प्राइस आ जाएगा। तो वही कहा जाता है इस सेल में से कुछ डिडक्शंस कर दो, डिडक्टिव वैल्यू निकालो। क्या डिडक्शन करो? प्रॉफिट हटा दो, कोई कमीशन हटा दो, कोई ब्रोकरेज हटा दो, कोई टैक्सेस हटा दो, जीएसटी हटा दो, सब कुछ हटा दो, तो हमारे पास बाइंग परचेज आ गया, बाइंग प्राइस आ गया। वही वैल्यू है फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम। ठीक है, ये है इसकी डिडक्टिव वैल्यू का मेन मीनिंग। ये बात करता है यूनिट प्राइस की, वही डिडक्टिव वैल्यू को यूनिट प्राइस कहते हैं इसमें। और यूनिट प्राइस होता क्या है? इट इज अ प्राइस एट विच द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जब बिकेगी टू पर्सन्स हु आर नॉट रिलेटेड टू सेलर्स इन इंडिया, यानी कि जो इंपोर्टर है आगे किसी को बेच रहा है। इंपोर्टर कौन है? जेठालाल गड़ा, जिसने एलजी की वॉशिंग मशीन मंगाई है। तो ये बेच रहा है हु आर नॉट रिलेटेड टू सेलर्स इन इंडिया। अब ये जेठालाल बबीता जी को नहीं बेच रहा, या अय्यर इडली को नहीं बेच रहा, ठीक है, या अपने दोस्त मेहता साहब को नहीं बेच रहा, ये बेच रहा है किसी और को, टू अनरिलेटेड पर्सन। तो वो प्राइस लेना है, क्योंकि इनको तो ये फ्री में भी बेच देगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में बेच देगा, स्पेशली इधर। ठीक है, तो इस प्राइस में से हमें फॉलोइंग डिडक्शंस करनी है, दैट इज द कमीशंस। कोई कमीशन दी गई, नट्टू काका या बागा को कमीशन दे दी, कोई प्रॉफिट मार्जिन हो गए, सेल्स के खर्चे यानी कि एडवर्टाइजमेंट के खर्चे आ गए, सेल्स में खर्चे हो गए, एडवर्टाइजमेंट के, ट्रांसपोर्ट के, कोरियर के, डिलीवरी के, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया जो इंडिया में हुआ, यानी कि इसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके किसी के जो भी इसके बायर है उसकी घर तक के खर्चे हो गए। फिर कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस पेबल इन इंडिया, ये सारे खर्चे हटा देने के, और इसको मिल जाएगा इसकी खर्चा, इसका कॉस्ट क्या है, दैट इज परचेज प्राइस क्या है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। अब इसको कैसे करना है, ऊपर ये तीन चीजें हैं, पढ़ लेते हैं। इफ गुड्स बीइंग वैल्यूड, जिन गुड्स को हम वैल्यू कर रहे हैं, या आइडेंटिकल, या इनको अभी रीड नहीं करते, इफ द गुड्स बीइंग वैल्यूड आर सोल्ड इन इंडिया इन द कंडीशन एज इंपोर्टेड, जैसे आए वैसे ही बेच दिए, in the same condition at or about the time at which declaration for determination of value is presented, यानी कि उसी के आसपास, the value of imported goods, imported good कौन है? अपनी LG की वॉशिंग मशीन, shall be based on the unit price at which the imported goods are sold, on which the imported goods are sold। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आइडेंटिकल और सिमिलर। इसमें मैं एक चीज समझाऊंगा कि यहाँ पर ये आइडेंटिकल और सिमिलर क्यों लिखा गया है, ठीक है। बट अभी के लिए इसको ये रीड करो कि इफ गुड्स बीइंग वैल्यूड, जिनको हम वैल्यू कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी एलजी की वॉशिंग मशीन है, आर सोल्ड इन इंडिया इन द कंडीशन एज इंपोर्टेड एट और अबाउट द टाइम एट विच डिक्लेरेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इज प्रेजेंटेड, यानी कि जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं उसी के आसपास बेची गई है, तो उसकी वैल्यू शैल बी द यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस क्या होता है हमने नीचे अच्छे से सीखा, एट विच द इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड। फिर कहते हैं इफ इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट सोल्ड एट और अबाउट द सेम टाइम, सेम टाइम पे नहीं बिके तो क्या करें? यहां पे भी आइडेंटिकल सिमिलर को अभी छोड़ दो, ये आइडेंटिकल सिमिलर को छोड़ो मत, इसको मैं समझा ही देता हूँ क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो हम आइडेंटिकल गुड्स जो हमने एलजी की वॉशिंग मशीन मंगाई उसी को बेच दिया। अब एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे आइडेंटिकल और सिमिलर की बातें क्यों हो रही है? क्योंकि अगर हम आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स अवेलेबल है तो उनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्यों नहीं ले ली हमने? आज पर रूल 4 और 5 ले सकते थे ना, मतलब आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स अवेलेबल है तो रूल 4-5 में वैल्यूएशन हो जानी चाहिए, 7 में क्यों आए हम? अब ये डाउट उठ सकता है, तो इसका डाउट का रीजन ये है कि हो सकता है कि उस टाइम पे जब ये गुड्स इंपोर्ट करे हमने एलजी की वॉशिंग मशीन, आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, एट और अबाउट द सेम टाइम नहीं थे, या सेम कमर्शियल लेवल या सेम क्वांटिटी में नहीं थे। कुछ भी रीजन हो सकती है कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही कंडीशन, जो भी थे कि सेम क्वालिटी, ठीक है, सेम उसमें नहीं थे, कहाँ पे लिखा है ये, सेम कमर्शियल लेवल सेम क्वांटिटी में नहीं थे, और कोई एडजस्टमेंट उसकी हो नहीं पाई, किसी भी रीजन से ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं थी, गुड्स तो थे बट उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं थी, इसलिए किसी रीजन की वजह से 4-5 में वैल्यू नहीं हो पाई। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गुड्स जिनको हम वैल्यू कर रहे हैं वो बेचे गए, या
ये नहीं बेचे गए तो आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स बेच दिए। सैमसंग की जो मशीन बेची उसका यूनिट प्राइस पे हम कंप्यूट कर सकते हैं डिडक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंस बनती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इसको डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। 20 मार्क्स का हमारा पूरा कस्टम्स एक्ट है। देखो जेन्युइन बात बताता हूँ, 20 मार्क्स का कस्टम्स एक्ट है। एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से बस 4 या 5 मार्क्स का, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए रूल्स की नॉलेज ऑफ कोर्स चाहिए, बट प्रैक्टिस हम करेंगे। इतना डीप में नहीं है क्वेश्चन का कंटेंट। ठीक है, हुआ तो कोई एक आधा क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स हुआ, टफ हुआ, मैं बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में थे कि अगर गुड्स आर नॉट अवेलेबल एट और अबाउट द सेम टाइम। अब जो मेन चीज है उसको हाईलाइट करते हैं। सेम टाइम में नहीं तो क्या करें? The value of imported goods shall be based on the unit price at which the imported identical or similar goods are sold in India at the earliest date after importation but before the expiry of 90 days। यानी कि 90 के दिन के अंदर अंदर तक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना चाहिए, 3 महीने का टाइम। यानी कि जब हमने अर्लीस्ट डेट आफ्टर इंपोर्टेशन, इंपोर्ट हमने क्या करा है, एलजी की वॉशिंग मशीन, उसके 90 दिन के अंदर अंदर भी एट और अबाउट सेम टाइम माना जाएगा। यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर ले लो। फिर थर्ड पॉइंट आता है, इफ इंपोर्टेड गुड्स और आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स आर नॉट सोल्ड इन द कंडीशन एज इंपोर्टेड। सेम कंडीशन में नहीं मिले तो। ऊपर दो कंडीशन थी, देखो मेन कंडीशन भूल मत जाना, यहाँ पे था इन द कंडीशन एज इंपोर्टेड एंड एट और अबाउट द सेम टाइम। अब सेम टाइम में नहीं है उसका तो हमने जुगाड़ देख लिया कि 90 दिन के अंदर देख लो। सेम कंडीशन में नहीं है तो क्या करो, देन द वैल्यू शैल बी बेस्ड ऑन द यूनिट प्राइस एट विच इंपोर्टेड गुड्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आर सोल्ड। अब देखो जेठालाल ने जो मशीन मंगाई एलजी की, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करी। अब इतना तो उसमें टेक्नीशियन माइंड नहीं है, बट कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करी, कुछ भी उसमें करा और फिर बेचा। तो वो प्रोसेसिंग भी जोड़ दो खर्चा, और फिर हमें जो प्राइस मिला सेल प्राइस, उसमें से प्रोसेसिंग चार्जेस हटा देना, हट सकते हैं, ये सारे रिडक्शंस कर देना, कर सकते हो, और यूनिट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस रूल नंबर 7 डिडक्टिव वैल्यू। एक चीज और है जो एमसीक्यू के लिए ऑफ कोर्स पूछी जा सकती है। यहाँ पे लिखा गया है यूनिट प्राइस हमें लेना है ऑफ ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी सोल्ड। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। देखो इसके लिए एक एग्जांपल है यहाँ पे। अगर हम 1 से 10 यूनिट सेल करते हैं, यानी कि चाहे 1 यूनिट बेचे या 10 यूनिट, 100 रुपए की बेचते हैं, यूनिट प्राइस इज 100। 11 से 25 के बीच में प्राइस आ जाते हैं 95। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस कम होता रहता है, अगर बल्क में ऑर्डर होता है प्राइस कम होता है। अगर 25 से ज़्यादा यूनिट बेचते हैं तो 90 रुपये का प्राइस है। यानी कि सेम क्वांटिटी, सेम एक टी शर्ट ले लेते हैं, 100 रुपये की है, 95 की है, या टी शर्ट छोड़ो, वॉशिंग मशीन चल रही है, एलजी की वॉशिंग मशीन ही लेते हैं, एलजी वॉशिंग मशीन। अगर 10 यूनिट तक बेचे तो 100 लाख की है, 11 से 25 95 लाख, ओवर 25 यूनिट्स 90 लाख पर पीस। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटीज बिकी है? 100 रुपए के प्राइस में 10 सेल हुई है जिसमें 5 यूनिट्स बिकी है, 5 सेल्स हुई है जिसमें 3 यूनिट्स बिकी है। तो टोटल सेल्स देखे तो 10 इंटू 5 50, 5 इंटू 3 15, 50 और 15, 50 प्लस 15 इज 65 क्वांटिटीज टोटल सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, फिर कहते हैं 95 रुपीज में 5 सेल्स हुई है, 5 डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को हमने बेची है, कितनी यूनिट्स? 11 यूनिट्स, तो टोटल 55 यूनिट्स बिकी है। ऐसे ही 90 रुपए की प्राइस में 2 सेल हुई है, 30 यूनिट और 50 यूनिट। एक सेल हुई जिसमें 30 यूनिट, एक ही कस्टमर ने 30 यूनिट उठा ली, एक ने 50 यूनिट, टोटल 80 यूनिट्स बिकी है। ऊपर कह रहे हैं ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी एट अ प्राइस, यूनिट प्राइस इज द प्राइस एट विच ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी इज सोल्ड। यानी कि ऐसा प्राइस जिस पे सबसे ज्यादा यूनिट्स बिकी है। सबसे ज्यादा यूनिट्स कहाँ बिकी है? यहाँ पे 80 यूनिट्स बिकी है एट हियर। यहाँ पे 65, 55, यहाँ पे 80 यूनिट बिकी है। प्राइस क्या है? 90 रुपए का। तो डिडक्टिव वैल्यू के लिए हम यूनिट प्राइस होंगी हमारी 90 रुपीज।
ये कह रखे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एट अ प्राइस इज 80 यूनिट्स, therefore the unit price in the greatest aggregate quantity is ₹90। बस इतनी चीज ही एमसीक्यू में आ सकती है। नेक्स्ट रूल 7 हमारा खत्म होता है। रूल 8 दैट इज कंप्यूटेड वैल्यू। हमने सीखा था अगर 7 नहीं हो पा रहा तो 8 में आ जाओ, और 8 को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं इंपोर्टर कि अगर 8 करना चाहे तो 8 कर सकते हैं बिफोर 7। लेट्स सी व्हाट डज दिस रूल 8 सेज। रूल 8 कंप्यूटेड वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर। क्या मतलब? ऊपर हमने जो रूल 7 में पढ़ा था डिडक्टिव वैल्यू इज सेलिंग प्राइस ऑफ इंपोर्टर। इंपोर्टर ने जेठालाल ने जितनी की मशीन बेची उस सेलिंग प्राइस हम यूनिट प्राइस पे आए थे, कुछ ना कुछ चीजें हटा के, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर होती है कंप्यूटेड वैल्यू। रूल 8 ये कहता है यूएसए से हमने मशीन मंगाई, एलजी की मशीन यूएसए से, बट इसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही, बट हमारे पास यूएसए की फैक्ट्री में जो उसने मशीन बनाई है एलजी की, उसकी कॉस्ट अवेलेबल है। तो क्या हम इस कॉस्ट में इस सेलर का, ये जो यूएसए में सेलर है, एक्सपोर्टर है, इसका प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या इसके कोई और खर्चे, कोई और एक्सपेंसेस ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या यूएसए से इंडिया का या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा एज पर रूल 10 वाला ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको प्यार से कह दिया जाता है सीवी, करिकुलम वीटे नहीं, कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है। अब ये खर्चा, अब लेट से हमने यूएसए से गुड्स मंगाए, तो क्या यूएसए वाला अपनी बैलेंस शीट हमें ला के दे देगा? बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं देगा, अपना कोई प्रॉफिट नहीं बताता, कोई कुछ नहीं बताता। तो ये रूल चलता कैसे है? दिस रूल वर्क्स मोस्टली नॉट ऑलवेज बट मोस्टली व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर आर रिश्तेदार, दैट इज रिलेटेड पर्सन। ये और ये एक दूसरे के रिश्तेदार है, और रिश्तेदारी में कोई चीज किसी से छुपाता नहीं। तो इंपोर्टर के पास एक्सपोर्टर की सारी कॉस्ट शीट अवेलेबल है, सारा डेटा अवेलेबल है, जो ये इंडिया में भेज देगा और उसके बेसिस में वैल्यूएशन कर सकते हैं। तभी कहा जाता है कि रूल 8 के लिए इंपोर्टर रिक्वेस्ट कर सकता है कि रूल 8 पहले इंप्लाई कर दे रूल 7 से। क्योंकि देखो होता क्या है, बनाने में चीज कम चीजें खर्चा आता है, बट इंडिया में जब जेठालाल आगे सेल करेगा ये चीजें, उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो गया यानी कि एक तरीके से सेल में से कुछ चीजें डिडक्ट हुई, कुछ चीजें नहीं हुई। यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू ज्यादा आ जाती है। ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू ऑफ दैट वॉशिंग मशीन ज्यादा आ जाएगी, बट कॉस्ट हमेशा कम होती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिल सकता है। जो बोला भूल जाओ, कुछ काम का नहीं है, मैं भूल गया। बात समझ आई कंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है? बस यही चीज समझनी है। कंप्यूटेड वैल्यू मतलब एक्सपोर्टर का खर्चा। चलो रीड करते हैं। Value of imported goods shall be based on a computed value which shall consist of the sum of cost या value of materials and fabrication या फिर other processing employed in producing the imported goods। यानी कि जो LG की वॉशिंग मशीन को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने की जो भी खर्चे हैं, रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर हो गए, कोई प्रोसेसिंग हो गई, वो सब ऐड कर दो, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट। प्लस करो उसमें कोई प्रॉफिट या जर्नल एक्सपेंसेस which is usually reflected in sales of goods of the same class kind of goods made in the country of exportation for export to India। यानी कि वही बेच प्रॉफिट हो गए, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, कोई और जर्नल एक्सपेंसेस, सब कुछ ऐड कर दो, दैट इज प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्ट। ये भी ऐड कर दो, बढ़िया। फिर कर दो एक्सपेंसेस रेफर्ड अंडर रूल 10(2). 10(2) जिसको याद नहीं वो फेल हो जाएगा, और फेल नहीं होना हमने। ठीक है, 10(2) हमेशा बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसमें आता है 10(2) का ए, 10(2) का बी। बी कहता है इंश्योरेंस के खर्चे,
और ए कहता है ट्रांसपोर्ट के खर्चे, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस, ये सारे खर्चे आ जाते हैं टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, नॉट एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन बट टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। नहीं पता ये मैं क्या बोल गया तो इससे पहले वाली वीडियो आप ही के लिए, दैट इज पार्ट 1 ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, तो मतलब ये खर्चे भी ऐड कर दो। इससे हुआ कि हमारे पास कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट CIF प्राइस मिल गया, और इसी को कहा जाता है कंप्यूटेड वैल्यू। बस इतना सा था ये रूल 8, याद रखना। बस अब आ जाते हैं रूल 9 पे। कहता है बचा कुचा रेजिडुअल मेथड है। अब ऊपर इतने सारे रूल्स 3 से लेके 8 तक भी कुछ नहीं कर पाए तो बची कुछ ही चीज ही मिलेगी तुम्हें। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो रूल 9 क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर द प्रीसीडिंग रूल्स, द वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग अ रीजनेबल मीन्स। जो तुम्हें सही लगे वैसे कर लो, consistent with the principles and general provisions of these rules, but it should be based on these rules only and on the basis of data available in India। जितना भी डेटा है उसके बेसिस पे, एक रीजनेबल बेसिस पे तुम वैल्यू निकाल लो। जो तरीका है that should be consistent with the principles as of these preceding rules। ठीक है, and the value so determined should be less than equal to the normal price of such goods। जो भी तुम रेजिडुअल वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हो, लेट्स से नॉर्मली उन प्राइस की वैल्यू आती है 1 लाख रुपीज, तो वैल्यू सो डिटरमाइंड शुड बी इक्वल टू 1 लाख और इससे कम ही होनी चाहिए। यानी कि 1 लाख का तुम 1.5 लाख बना दो, कि अपने मेथड से 1.5 लाख बना दो। और ये बेसिकली रेजिडुअल मेथड कौन फॉलो करता है, एक कस्टम डिपार्टमेंट फॉलो करता है, इसलिए ये चीज बोली गई है इट शुड नॉट एक्सीड द नॉर्मल प्राइस। ऐसा ना हो कि कस्टम डिपार्टमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा वैल्यू ले ले। तो बस ये चीज याद रखना थोड़ी सी, और रेजिडुअल मेथड हो गया। एक चीज और है, इस पर पढ़ लेते फटाफट से। ये कहता है रेजिडुअल मेथड शैल नॉट बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस इन इंडिया ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कह रहा है जो हमने LG की वॉशिंग मशीन USA से मंगाई थी, सेम वॉशिंग मशीन LG की इंडिया में भी बनती है। ठीक है, तो जिस इस मशीन की जो तुम वैल्यू कर रहे हो USA वाली से, मेड इन USA की जो इंडिया में इंपोर्ट करी है, इसकी वैल्यूएशन शैल नॉट बी बेस्ड ऑन दिस मशीन, इसके सेलिंग प्राइस पे। वही सेलिंग प्राइस इन इंडिया ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये इंडिया में बनी है। फिर कहता है अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स फॉर द एक्सेप्टेंस फॉर कस्टम्स पर्पस ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द टू अल्टरनेटिव वैल्यू। ठीक है, ज्यादा काम का नहीं। द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन। क्या कह रहे हैं ये, कि जो LG की वॉशिंग मशीन USA में मंगाई है, इंडिया में इंपोर्ट तो हो गई, बट सेम मशीन USA में भी सेल होती है। तो जो USA में प्राइस है उस प्राइस पे बेस नहीं होनी चाहिए इसकी वैल्यू, यानी कि वो डेटा हमें नहीं लेना। तो इट शैल नॉट प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मतलब USA, यहाँ पे USA मार्केट ऑफ द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, then the cost of production other than the computed value which have been determined for identical similar goods as per rule 8, the price of the goods for the export to a country other than India। यानी कि USA से ये मशीन चाइना भी जा रही है तो उस प्राइस पे भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंडिया ओनली। मिनिमम कस्टम वैल्यूज और आर्बिट्री और फिक्टिशियस वैल्यू ज्यादा काम का नहीं है, एक रीड दे लेना बस, दैट्स इट। फिर आता है रूल 9 के बाद हमें लगेगा रूल 10 आएगा, बट धप्पा आ गया रूल 11, क्योंकि रूल 10 तो हम पढ़ चुके हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूल 11 काम का नहीं है। कहता है डिक्लेरेशन बाय इंपोर्टर, इंपोर्टर या फिर उसका एजेंट शैल फर्निश अ डिक्लेरेशन डिस्क्लोजिंग फुल एंड एक्यूरेट डिटेल्स रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। यानी कि जो देंगे हम सही देंगे, सही के अलावा कोई और गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो हमारा रूल 3 में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट टू रूल 12 रिजेक्ट हो सकती है, तो क्या क्या रीजंस है या क्यों रिजेक्ट हो सकती है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ज्यादा चीजें नहीं है इसमें भी। प्रॉपर ऑफिसर टू रिजेक्ट द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डिक्लेयर्ड बाय इंपोर्टर, प्रॉपर ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है, उसको रिजेक्ट कर दे इफ, क्यों करेगा, ही हैज रीजंस टू डाउट द ट्रुथ और एक्यूरेसी ऑफ सच वैल्यू। ऊपर हमने बोला कि ट्रुथ होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजिंग फुल एंड एक्यूरेट डिटेल्स एज पर 11, इंपोर्टेंट डिक्लेरेशन दे दिया, स्टिल पीओ के पास एक कुछ ना कुछ रीजन है कि वो डाउट करे ट्रुथ और एक्यूरेसी से लेके। इट मीन्स दैट टीवी ऑफ सच गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर रूल 3.1, रूल 3 हमारा फॉलो नहीं होगा, रूल 3 में हमने पढ़ लिया था इट शैल सब्जेक्ट टू रूल 12। ठीक है, फिर कहता है प्रॉपर ऑफिसर विल इन्फॉर्म द इंपोर्टर इन राइटिंग
द ग्राउंड्स फॉर डाउटिंग द ट्रुथ, ऑफ कोर्स जिसके गुड्स है उसको तो बताएंगे कि तेरी वैल्यू हम नहीं ले रहे, तो राइटिंग में बताएंगे। बाय द इम्पोर्टर एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यहाँ पे ऑफ बीइंग के आगे हर्ड गायब हो गया, तो ये यहाँ पे खुद लिख लेना, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, यानी कि उसको सुनने का मौका देंगे। यहाँ पे मौका हट गया नोट्स में, बट असली में देंगे, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर में आज द इम्पोर्टर ऑफ सच गुड्स टू फर्निश फर्दर इन्फॉर्मेशन, पहली जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर डाउट है, इसलिए वो कहेगा कुछ और एडिशनल चीजें दो। देन इफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू इज रिजेक्टेड, द वैल्यू टू बी डिटरमाइंड बाय प्रोसीडिंग सीक्वेंशियली अकॉर्डिंग विद रूल 4 to 9। तो अगर यहाँ पे सच में रिजेक्ट हो गया, देखो होगा क्या, रूल 3 में इम्पोर्टर वैल्यू देगा, प्रॉपर ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसको कोई डाउट लगे, तो प्रॉपर ऑफिसर इससे कहेगा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया तो जो रूल 3 में वैल्यू दी थी उसको मान लिया जाएगा, बट अगर सेटिस्फाई तब भी नहीं हुआ, एडिशनल के बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर क्या, रूल 4 to 9 शुरू हो जाओ, दैट्स ऑल। खत्म होते हैं हमारे इंपोर्ट के सारे रूल्स। कुछ और पॉइंट्स है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर, जस्ट एक गिव रीडिंग। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहता है फ्लो ऑफ डिविडेंड्स और अदर पेमेंट्स फ्रॉम बायर टू सेलर that do not relate to the imported goods are not part of the custom value। ये चीज कह रहा है, दिस इज इन रिलेशन टू रूल 10(1)(d, ठीक है। उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर बायर सेलर को कोई सब्सिक्वेंट रीसेल का पैसा भेज रहा है, यानी कि कोई भी चीज भेज रहा है एज अ सब्सिक्वेंट रीसेल, तो वो चीज हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड हो जाती है एडजस्ट होके। बट अगर वो पैसा इट रिलेट्स टू डिविडेंड और अदर पेमेंट्स, यानी कि बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन है, बायर होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, तो होल्डिंग अपनी सब्सिडरी को या सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को डिविडेंड दे रहे हैं, बायर टू सेलर डिविडेंड जा रहा है, यानी कि सब्सिडरी डिविडेंड दे रही है। ऑफ कोर्स मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, होल्डिंग और सब्सिडरी, सब्सिडरी डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड वाला अमाउंट हम ऐड नहीं करेंगे अगर वो उन गुड्स से रिलेटेड नहीं है। डिविडेंड जा रहा है बिकॉज दे आर होल्डिंग सब्सिडरी, नॉट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दैट गुड्स, तो डिविडेंड हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बस याद रखना डिविडेंड ऐड नहीं होगा अगर वो गुड्स से रिलेटेड नहीं है। फिर फर्स्ट पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, कोई भी चार्जेस फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, असेंबली, मेंटेनेंस और टेक्निकल असिस्टेंस अंडरटेकन आफ्टर इंपोर्टेशन ऑन इंपोर्टेड गुड्स सच एज इंडस्ट्रियल प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट। ये सारी आफ्टर इंपोर्टेशन, यानी कि इंडिया की बात करेगी, इंडिया के खर्चे हम ऐड नहीं करेंगे, और ये तो हमें पता ही है, हम सारे एक्सपेंसेस ऐड करते हैं टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, नॉट एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट कंट्री के खर्चे प्लस ट्रैवल ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस खर्चा टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, यानी कि कस्टम पोर्ट तक, ठीक है। एक चीज याद रखना, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कस्टम पोर्ट के भी ऐड नहीं होते। इंडिया में जब सामान आया, शिप में जब सामान आया, यहाँ पे अनलोड होंगे, वो खर्चे ऐड नहीं करेंगे, बट लोडिंग अनलोडिंग यूएसए के पोर्ट में जो करी उसको ऐड करेंगे, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर इंपोर्टेशन, इंपोर्टेशन के बाद कोई और खर्चा हुआ कि इंपोर्टर अपनी फैक्ट्री में गुड्स लेके गया वेयर हाउस में, वो ट्रांसपोर्ट में नहीं आएगा। फिर कोई और ड्यूटी टैक्सेस इंडिया, यानी कि वो सब भी ऐड नहीं होगी ट्रांजेक्शन वैल्यू में। आई होप चीज़ें क्लियर है, समझ आई है। बस अब रह गया एक्सपोर्ट का टॉपिक, जो आई थिंक बस मैक्सिमम 10 मिनट्स लेगा, इससे ज़्यादा नहीं, फिर हम करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व। एक्सपोर्ट गुड में भी सबसे पहला रूल है रूल 3, ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, इंडिया से यूएसए सामान भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वी आर एक्सपोर्टर एंड यूएसए इज इंपोर्टर। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया से जब सामान जाएगा, उन सामान की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। इंडिया से यूएसए में अगर हमने 1 लाख रुपए के गुड्स सेल करे हैं, तो 1 लाख इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू, सब्जेक्ट टू रूल 8। रूल 8 फिर से टांग अड़ाता है, दैट इज द राइट ऑफ रिजेक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर। इंपोर्ट में रूल 12 था, यहाँ पे रूल 8 है रिजेक्शन वाला। रूल 8 को सबसे पहले पढ़ते हुए आते हैं, कहता है रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू, proper officer to reject value of export goods declared by exporter if he has reasons to doubt the truth accuracy of such value, it shall be deemed कि रूल 3(1) के हिसाब से वैल्यू नहीं निकल पा रही,
रिजेक्ट कर देगा। सिमिलर है, हमने रूल 12 में पढ़ा था, बस रूल का नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, आगे फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे। इफ बायर एंड सेलर आर नहीं, इफ बायर एंड सेलर आर रिलेटेड देन ऑल्सो टीवी इज एक्सेप्टेड, तब भी टीवी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। उधर भी ऐसे था इंपोर्ट में, तब भी टीवी एक्सेप्ट कर लेते थे, प्रोवाइडेड दैट द रिलेशनशिप हैज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। सेम है जो ऊपर पड़ा था। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। रिलेटेड पार्टी कौन होती है, हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इफ द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर रूल 3, तो सीक्वेंसली चल लो रूल 4 to 6। उधर चलते थे 4 to 9, इधर चलेंगे 4 से 6। चलो रूल 4 क्या कहता है, कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू बाय कंपैरिजन। कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो, वैल्यू शैल बी इक्वल टू द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यहाँ पे वैल्यू हम आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स से कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ पे वर्डिंग चेंज हो गई, गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मीनिंग वही है आइडेंटिकल सिमिलर, बस वर्डिंग चेंज हो गई। तो वैल्यू कहता है शैल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी एक्सपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम टू अदर बायर्स इन द सेम डेस्टिनेशन कंट्री। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से यूएसए, तो जो गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी है वो भी यूएसए ही जाने चाहिए, सेम डेस्टिनेशन कंट्री, और इन इट्स एब्सेंस अनदर डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ इंपोर्टेशन एडजस्टेड फॉर बिलो फैक्टर्स। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नहीं आई कि अगर सेम गुड्स यूएसए नहीं जा रहे तो कोई और कंट्री भी, यानी कि जापान, चाइना, कोई और भी ले सकते हैं। नाउ दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन और एमसीक्यू में आ सकती है। ऊपर हमने आइडेंटिकल और सिमिलर में पढ़ा था, देश नहीं बदल सकता, इंसान बदल सकता है। दैट इज द कंट्री शुड बी सेम बट द पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स द गुड शुड कैन बी डिफरेंट। हियर अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए और उन गुड्स की वैल्यू नहीं मिली, हम कंपेयर करेंगे विद गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो सबसे पहली प्रेफरेंस दैट गुड शैल बी टू द सेम डेस्टिनेशन कंट्री। अगर नहीं जा रहे इट कैन बी अनदर कंट्री, बट कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो होगी डेट की एडजस्टमेंट, कमर्शियल लेवल की, कमर्शियल क्वांटिटी की, कॉम्पोजिशन, क्वालिटी, डिज़ाइन की, कोई और मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, डोमेस्टिक फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सारी चीज़ें उसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। गुड्स ऑफ लाइक क्वालिटी होती क्या है, एक्सपोर्ट्स गुड विच आर आइडेंटिकल सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, रेपुटेशन एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड। देखा यहाँ पे आ गया ना आइडेंटिकल सिमिलर, जो मैंने बोला था इट इज सेम बट वर्डिंग डिफरेंट। Perform the same function, commercially interchangeable with the goods being valued, produced by the same person or a different person। तो सेम है, आइडेंटिकल या सिमिलर जैसा, बस वर्डिंग्स बदल गई। क्या चीज़ याद रखनी है, इट कैन बी अनदर डेस्टिनेशन भी यहाँ पे चलेगा, एक्सपोर्ट के केस में चलेगा। एक्सपोर्ट के केस में पता है क्यों चलेगा, एक्सपोर्ट से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट कहती है बेचो भाई, खुल के बेचो, सामान बस जाना चाहिए देश से बाहर। देश से बाहर जाएगा तो फॉरेक्स आएगा, पैसा आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी कि किसी और कंट्री में बेचा उसकी वैल्यू भी कंपेयर कर लो। इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट कर रहे हो डॉलर जेब से देने पड़ेंगे, बाहर का सामान आ रहा है, गलत बात है भाई, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दो। एक्सपोर्ट के लिए जहां मर्जी बेच, जिसको मर्जी बेच, कंपेयर कर लेंगे। चलो फिर रूल 5 आता है कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। रूल 5 कंप्यूटेड, कंप्यूटेड वैल्यू सुना लग रहा है, इंपोर्ट में भी था। कौन से रूल नंबर से, रूल नंबर याद नहीं आ रहा, कमेंट्स में बताओ एक बार, मेरे को तो याद है, तुम भी बताओ देखो याद है कि नहीं। ठीक है, लेट्स सी रूल नंबर 5। कंप्यूटेड वैल्यू इज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। यानी कि एक्सपोर्ट गुड्स कितने में बने उसकी कॉस्ट ले लो, चार्जेस इफ एनी फॉर द डिजाइन ऑफ ब्रांड, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, सारे खर्चे ले लो, एंड अमाउंट टूवर्ड्स प्रॉफिट, प्रॉफिट भी उसमें जोड़ दो, दिस इज कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पे हम कंप्यूटेड वैल्यू ले रहे हैं इंडिया वाले पर्सन की, क्योंकि गुड्स एक्सपोर्ट के इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इंपोर्ट के वक्त हम लिखते थे कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टर, यानी कि यूएसए की वैल्यू लेते थे एक्सपोर्ट की। ठीक है, रूल नंबर मैं यहाँ पे भी वेट कर रहा हूँ, अभी क्या होगा रूल नंबर बता देना। ठीक है, ये मैंने डॉट 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 करके बना दिया, बट कमेंट्स कर दो तो ज़्यादा बेटर है। फिर आता है फाइनल रूल 6, रेजिडुअल मेथड, बची कुची चीज़। कहता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 3, 4, 5, नहीं हो पा रही। 3 क्या कहता था, ट्रांजेक्शन वैल्यू, 4 कहता था कंपैरिजन, 5 कहता था कंप्यूटेड। तो वैल्यू शैल बी यूजिंग डिटरमाइंड
बेसिंग अ रीजनेबल बेस, कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द प्रोविजंस. हाउएवर लोकल मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स मे नॉट बी द ओनली बेसिस डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड. जैसा वहाँ पे था कि जो एक्सपोर्ट गुड हम यूएसए में बेच रहे हैं उसके लोकल प्राइसेस इंडिया के वो सिर्फ एक सोल बेसिस नहीं होना चाहिए, कुछ और भी अपनी यूनिक चीज़ें लाओ. बस रूल 6 हो गया अपना, रूल 8 हो गया, बस खत्म है. इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है जिसको हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले एक लास्ट टॉपिक अपने कंसेप्ट्स में, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी वेयर गुड्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ आर्टिकल्स लायबल टू डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटी. अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान देना. ये सेक्शन क्या कहता है, ये कंसेप्ट क्या कहता है, ड्यूटी क्या लें फॉर गुड्स कंसिस्ट वेयर गुड्स कंसिस्ट अ सेट ऑफ आर्टिकल्स. सेट ऑफ आर्टिकल्स लेट से एक किट है जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी. 4 प्रोडक्ट्स है इसमें. होता है ना, एक किट बन जाती है, बास्केट बन जाती है. दिवाली में देखे काफी बम्पर्स वो होते हैं, बुके बना होता है चीजों का. चॉकलेट भी होती है उसमें, जूस भी होता है उसमें, क्रैकर्स भी होते हैं उसमें, डेकोरेटिव आइटम्स भी होती है, काफी चीजें होती है. तो इसी तरह एक सेट ऑफ आर्टिकल्स है ए बी सी डी जो हमने इंपोर्ट करे, उसमें 4 अलग अलग आइटम्स है. तो उनमें किस तरीके से उनको रेट लगाए. तो कहते हैं इफ द आर्टिकल्स आर लायबल टू ड्यूटी विद रेफरेंस टू क्वांटिटी, कि इनमें क्वांटिटी कितनी है. लेट से जो ए आइटम है उसमें है कि रेट लगेगा एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर के जी, बी पे लगेगा 20 रुपीज पर के जी, सी में लगेगा, सी यूनिट्स पे है तो 100 रुपीज पर यूनिट. कोई टी शर्ट है कपड़ा, तो जितनी टी शर्ट उस पर हर 100 लगता रहेगा यूनिट. डी पे है, डी में लिक्विड है तो 5 रुपए लीटर. इस तरीके से रेट लग रहेगा, यानी कि स्पेसिफिक रेट है. तो इट शैल बी चार्जेबल टू दैट ड्यूटी ओनली, यानी कि जो रेट है उसी पे लगेगा. ए पे लगेगा 10 रुपए किलो के हिसाब से, जितने केजीज का सामान है उतनी वैल्यू लग जाएगी. बी पे लगेगा 20 के हिसाब से, इस पे 100 के हिसाब से, सिर्फ 5 के हिसाब से. ठीक है, क्योंकि यह सेट बना है क्वांटिटी पे है, तो जो क्वांटिटी पे जो रेट है जो रेट है डैट क्वांटिटी पे लग जाएगा डैट ड्यूटी. बट इफ द आर्टिकल्स आर लायबल टू ड्यूटी विद रेफरेंस टू वैल्यू, कहने का मतलब सेम क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब सेम आइटम्स है, आर्टिकल्स ए बी सी डी, बट अब इन पे रेट लगेगा एज पर वैल्यू, यानी कि एड वलोरम ड्यूटी. हमने शुरू में ही पढ़ा था एड वलोरम और स्पेसिफिक ड्यूटी. ऊपर तो स्पेसिफिक थी, यहाँ पे अगर एड वलोरम वैल्यू के बेसिस पे लग रही है, यानी कि ए है अपना 1 लाख का, बी है 5 लाख का, सी है अपना 4 लाख का, ये है अपना 10 लाख का सामान है, वैल्यू पे ड्यूटी लग रही है. सो इफ दे आर लायबल टू ड्यूटी एट द सेम रेट, यानी कि ए से लेके डी तक सारे के सारे गुड्स पे 10% की वैल्यू लगेगी, तो दे शैल बी चार्जेबल टू ड्यूटी एट दैट रेट, यानी कि 10% पे लग जाएगी. इनका टोटल लेंगे 10, 4, 1, 5 और 5 20 लाख. 20 लाख का 10% इज 2 लाख रुपए ड्यूटी लग गई. बट इफ दे आर चार्जेबल टू ड्यूटी एट डिफरेंट रेट्स, कैसा रेट, डिफरेंट रेट. मतलब ए पे लगती है 5% की ड्यूटी, बी पे लगती है 7%, सी पे लगती है 15% और डी पे लगती है 11%. देन दे शैल बी चार्जेबल टू ड्यूटी एट द हाईएस्ट रेट. सबको हाईएस्ट रेट का थप्पड़ मार दो, सबको हाईएस्ट रेट का थप्पड़ मार दो, यानी कि 15% का रेट है हाईएस्ट. 20 लाख की इनकी वैल्यू है, तो 20 लाख इंटू में 15, 3 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी आ गई. बट सर ए पे तो 5% की ड्यूटी है, 15% लगेगी, 15% का थप्पड़ मार दो. तो जो कम रेट वाले हैं उन पे भी हाईएस्ट लग गई. इफ दे आर एज अ सेट ऑफ आर्टिकल्स चार्जेबल टू ड्यूटी एट द हाईएस्ट ऑफ सच रेट्स, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेट की क्वांटिटी है. क्यों बनाया सेट, अलग अलग लाना चाहिए था, अब बनाया तो सजा भुगतो. ठीक है, तो ये चीज़ एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है. आई होप ये चीज़ याद रहेगी, नहीं रहेगी तो देख लो भाई, तुमने लिखना पेपर, मैंने थोड़ा लिखना है.
ध्यान देना बस, जोक्स असाइड। विद दिस हमारा कंसेप्ट सारे खत्म होते हैं, अब रह गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नाउ आई एम थिंकिंग कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं या इसी वीडियो में कवर करूं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं बता देता हूं। मैंने जैसे चेक करा, ये वीडियो ऑलरेडी 53 मिनट्स की, अराउंड 1 आवर की हो चुकी है। क्वेश्चंस करेंगे 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो आई वुड से कि मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, ताकि जिस भी स्टूडेंट ने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं वो सिर्फ वीडियोस को रेफर कर ले। फिर देन प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो रेफर करे, ताकि कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन मिक्स ना हो। क्वेश्चंस करने के लिए हमें सारे कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो आई विल सजेस्ट सारे कंसेप्ट एक बार अच्छे से रीड करो, समझो, फिर ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट्स रिवाइज होते रहेंगे। क्वेश्चंस लेकिन जरूर देखने, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस में एग्जाम सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे हमारे। बस इसी के बाद फटाफट नेक्स्ट वीडियो ही है, देख लीजिए।